तो हम पढ़ रहे थे विज्ञान के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। तो देखते हैं उसी सीरीज में आगे हम चल रहे हैं और करते हैं स्टार्ट क्वेश्चन से। तो हमारा पहला क्वेश्चन आज का है कि टीआरएनए का मुख्य कार्य क्या होगा। टीआरएनए का मुख्य कार्य क्या होगा। पहला ऑप्शन आपके पास है राइबोसोम के संरचनात्मक संगठन में सहायता प्रदान करना। दूसरा ऑप्शन आपके पास दोस्तों है डीएनए में निहित सूचनाओं को प्रोटीन संश्लेषण स्थल पर ले जाना। तीसरा ऑप्शन दोस्तों आपके पास है अमीनो अम्लों का प्रोटीन संश्लेषण स्थल तक ले जाना। और चौथा ऑप्शन है आपके पास जंतु कोशिका विभाजन में सहायता करना। तो चार ऑप्शन आपके पास है दोस्तों, बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका आंसर होगा सी। टीआरएनए का मुख्य कार्य क्या है, अमीनो अम्लों का प्रोटीन संश्लेषण स्थल तक ले जाना। प्रोटीन संश्लेषण स्थल राइबोसोम होता है, यानी कि राइबोसोम तक ले जाना। किसको लेके जाना, अमीनो अम्लों को। ठीक है, तो दोस्तों आरएनए जो है वो तीन प्रकार के होते हैं। एमआरएनए यानी कि मैसेंजर आरएनए, आरआरएनए और टीआरएनए। तो टीआरएनए का कार्य हमने पढ़ा अमीनो अम्लों का प्रोटीन संश्लेषण स्थल तक ले जाना। एमआरएनए का क्या काम होगा, जो कि एम से मतलब मैसेंजर है, तो मैसेंजर डीएनए में निहित सूचनाओं को प्रोटीन संश्लेषण स्थल तक ले जाना। जो सूचनाएं लेके जा रहा है वो मैसेंजर होगा। मैसेंजर आरएनए का काम क्या है, डीएनए में निहित सूचनाओं को प्रोटीन संश्लेषण स्थल तक ले जाना। और आरआरएनए इसका काम है राइबोसोम के संरचनात्मक संगठन में सहायता करना। राइबोसोम के संरचनात्मक संगठन में सहायता कौन करेगा, आरआरएनए। डीएनए में निहित सूचनाओं को प्रोटीन संश्लेषण स्थल तक कौन लेके जाएगा, एमआरएनए। और अमीनो अम्लों को प्रोटीन संश्लेषण स्थल तक कौन लेके जाएगा, टीआरएनए। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ड्रोसोफिला की कोशिका में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं। पहला ऑप्शन आपके पास है 46, दूसरा है 24, तीसरा है 20 और चौथा आपके पास ऑप्शन है 8। तो बताइए दोस्तों ड्रोसोफिला की कोशिका में कितने गुणसूत्र होते हैं। प्रत्येक कोशिका में, प्रत्येक जीव की कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या निश्चित होती है। तो 46 तो देख के आपको पता चल गया होगा कि मानव कोशिका में होते हैं, ये तो सबको पता है। तो दोस्तों ड्रोसोफिला की कोशिका में होते हैं 8 गुणसूत्र, ये इसका राइट आंसर है। अब देखिए 20 गुणसूत्र होते हैं मक्का में, 24 गुणसूत्र होते हैं टमाटर में। और एक बार क्वेश्चन आलू का भी पूछा गया है दोस्तों कि आलू की कोशिका में कितने गुणसूत्र होते हैं, तो वो होते हैं 48। आलू में कितने गुणसूत्र होते हैं, 48। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, श्वसन का केंद्र किसे माना जाता है। श्वसन का केंद्र किसे माना जाता है, आपके पास ऑप्शंस हैं गोल्जी काय, माइटोकॉन्ड्रिया, तारक काय, प्रोटोप्लाज्म। श्वसन का केंद्र किसे माना जाता है, तो श्वसन का केंद्र दोस्तों माना जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में हमने कल देखा था। माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया किसने था, बेंडा ने। माइटोकॉन्ड्रिया नाम तो बेंडा ने दिया था, लेकिन इसकी खोज जो है वो अल्टमान ने की थी। और इसका काम क्या है, कोशिका तक ऊर्जा देना, कोशिका तक ऊर्जा देना। अल्टमान ने इसकी खोज की थी और बेंडा ने इसको नाम माइटोकॉन्ड्रिया दिया था दोस्तों। ये दोनों क्वेश्चन पूछे गए हैं, नामकरण किसने किया, बेंडा ने, और खोज किसने करी, अल्टमान ने। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पादपों का रसोई घर किसे कहा जाता है। ऑप्शंस आपके पास हैं आरएनए, राइबोसोम, हरित लवक और प्रोटीन। तो बताइए दोस्तों पादपों का रसोई घर किसे कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा हरित लवक। रसोई घर क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये जो हरित लवक है ये प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया में सहायता देता है, सॉरी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सहायता देता है, फोटोसिंथेसिस में। हरित लवक प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सहायता देता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा पादपों को भोजन मिलता है और इसीलिए इसे
हरित लवक को पादपों का रसोई घर कहा जाता है। और दो वर्णक इसमें और भी होते हैं, कैरोटीन और जेंथापिल, कैरोटीन और जेंथापिल। ठीक है दोस्तों, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनए में कौन सा नाइट्रोजनी क्षारक उपस्थित होता है? डीएनए में कौन सा नाइट्रोजनी क्षारक अनुपस्थित होता है? पहला ऑप्शन आपके पास है एडिनिन, दूसरा है यूरेसिल, तीसरा ऑप्शन है साइटोसिन और चौथा ऑप्शन है थाइमिन। तो बताइए डीएनए में कौन सा नाइट्रोजनी क्षारक अनुपस्थित होता है? तो इसका आंसर रहेगा यूरेसिल। डीएनए में यूरेसिल नहीं होता। देखिए नाइट्रोजनी क्षारक की बात करते हैं तो एडिनिन और ग्वानिन, ये तो डीएनए में भी होता है और आरएनए में भी होता है। दूसरा साइटोसिन भी दोनों में होता है। अब एक नाइट्रोजनी क्षारक है जो दोनों में अलग अलग होता है। थाइमिन जो है वो तो किस में होगा? डीएनए में होगा। ठीक है, डीएनए में कौन सा होता है? थाइमिन। और थाइमिन की जगह आरएनए में कौन सा होता है? आरएनए में होता है यूरेसिल। यानी कि डीएनए में यूरेसिल नहीं होता और आरएनए में थाइमिन नहीं पाया जाता। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। डीएनए से डीएनए बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो डीएनए से डीएनए बनने की प्रक्रिया ऑप्शन आपके पास है स्वप्रतिकरण, अनुलेखन, अनुवादन या इनमें से कोई नहीं। स्वप्रतिकरण, अनुलेखन, अनुवादन या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर रहेगा स्वप्रतिकरण। डीएनए से डीएनए बनने की प्रक्रिया कहलाती है स्वप्रतिकरण। और डीएनए से आरएनए बनने की प्रक्रिया, डीएनए से आरएनए बनने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी? अनुलेखन। अनुलेखन क्या है? डीएनए से आरएनए का बनना। और आरएनए से क्या बनेगा? प्रोटीन। आरएनए से प्रोटीन बन रहा है तो ये क्या कहला रहा है? अनुवादन। आरएनए से प्रोटीन बनना क्या कहला रहा है? अनुवादन। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। डीएनए का द्विकुंडलित मॉडल किसने प्रस्तुत किया? ऑप्शन आपके पास है वॉटसन व क्रिक, बिजमैन, फोंटाना, फ्लेमिंग। डीएनए का द्विकुंडलित मॉडल किसने प्रस्तुत किया? ऑप्शन आपके पास दोस्तों वॉटसन व क्रिक, बिजमैन, फोंटाना, फ्लेमिंग। बताइए दोस्तों। तो दोस्तों इसका आंसर रहेगा वॉटसन व क्रिक। डीएनए का द्विकुंडलित मॉडल प्रस्तुत किसने किया था? वॉटसन व क्रिक ने। और एक्सरे पर विवर्तन विधि से इसका अध्ययन, डीएनए का अध्ययन किसने किया था? तो इसका आंसर आपके पास रहेगा फ्रैंकलिन और विल्किंसन। फ्रैंकलिन और विल्किंसन ने एक्सरे पर विवर्तन विधि से, कौन सी विधि से? विवर्तन विधि से डीएनए का अध्ययन किया था। और जो वॉटसन और क्रिक है और तीसरा विल्किंसन, इन तीनों को, वॉटसन, क्रिक और विल्किंसन, इन तीनों को 1962 ईस्वी में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल प्राइज भी दिया गया था। कौन से क्षेत्र में मिला? चिकित्सा के क्षेत्र में। किनको मिला? वॉटसन, क्रिक और विल्किंसन को। तो दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। न्यूक्लिक अम्ल किसका बहुलक है? न्यूक्लिक अम्ल किसका बहुलक है? ग्लूकोसेमिन, न्यूक्लियोटाइड, ग्लाइकोप्रोटीन या अमीनो अम्ल? न्यूक्लिक अम्ल किसका बहुलक है दोस्तों? तो ये बहुलक है न्यूक्लियोटाइड का। न्यूक्लिक अम्ल न्यूक्लियोटाइड का बहुलक है। और न्यूक्लिक अम्लों की खोज किसने करी थी दोस्तों? तो न्यूक्लिक अम्लों की खोज करी थी फ्रेडरिक मिशर ने। और इसको नाम किसने दिया? देखिए न्यूक्लिक अम्ल की खोज तो करी थी फ्रेडरिक मिशर ने, और नाम किसने दिया? नाम दिया अल्टमान ने। हम न्यूक्लिक अम्लों की बात करें, फ्रेडरिक मिशर ने खोज करी थी, नाम दिया था अल्टमान ने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। पादप जगत का जोकर किसे कहा जाता है? अमीबा, माइकोप्लाज्मा, साइकस या शैवाल?
पादप जगत का जोकर किसे कहा जाता है दोस्तों? अमीबा, माइकोप्लाज्म, साइकस या सेवाल? तो पादप जगत का जोकर कहा जाता है माइकोप्लाज्म। माइकोप्लाज्म के बारे में हमने पढ़ा था, ये संसार की सबसे छोटी कोशिका है, 0.1 माइक्रोमीटर तक इसकी होती है और माइकोप्लाज्मा सबसे छोटी कोशिका है, इसीलिए पादप जगत का जोकर कहा जाता है इसे। देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रोटोप्लाज्म की खोज किसने करी थी? प्रोटोप्लाज्म की खोज किसने करी थी? पहला ऑप्शन आपके पास है बुजार्डिन, दूसरा ऑप्शन आपके पास है पुरकिंजे, तीसरा ऑप्शन आपके पास है फ्लेमिंग और चौथा ऑप्शन आपके पास है बेंडा। प्रोटोप्लाज्म की खोज किसने करी थी? प्रोटोप्लाज्म की खोज की बात कर रहे हैं दोस्तों, तो प्रोटोप्लाज्म की खोज करी थी बुजार्डिन ने। प्रोटोप्लाज्म की खोज किसने करी थी? बुजार्डिन ने। प्रोटोप्लाज्म नाम किसने दिया था? तो नाम दिया था पुरकिंजे। इन क्वेश्चनों में कंफ्यूज मत होना, खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम अलग आ रहा है और नामकरण की कोई और कर रहा है। नामकरण किसने किया? पुरकिंजे ने। और प्रोटोप्लाज्म के बारे में एक बात और कही गई दोस्तों कि ये प्रोटोप्लाज्म है यानी कि जीव द्रव्य है, ये जीवन का भौतिक आधार होता है। जीवन का भौतिक आधार प्रोटोप्लाज्म को किसने बताया? तो इस हक्सले ने बताया। प्रोटोप्लाज्म जीवन का भौतिक आधार होता है, ये किसने कहा? हक्सले ने कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, राइबोसोम का क्या कार्य है? राइबोसोम का कार्य क्या है? पहला ऑप्शन आपके पास है आरएनए का संश्लेषण, दूसरा ऑप्शन आपके पास है प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेना, तीसरा ऑप्शन आपके पास है अंतःकोशिकीय पाचन और चौथा ऑप्शन दोस्तों आपके पास है कोशिका का निश्चित स्वरूप बनाए रखना। तो बताइए दोस्तों राइबोसोम का कार्य क्या है? आरएनए का संश्लेषण, प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेना या अंतःकोशिकीय पाचन, कोशिका का निश्चित स्वरूप बनाए रखना। तो दोस्तों राइबोसोम का कार्य है प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेना। प्रोटीन संश्लेषण में राइबोसोम भाग लेता है और आरएनए और प्रोटीन से निर्माण होता है किसका? राइबोसोम का। आरएनए और प्रोटीन से निर्माण होता है। राइबोसोम की खोज किसने करी थी? राइबोसोम की खोज करी थी दोस्तों पैलेडे नामक वैज्ञानिक ने। राइबोसोम की खोज करी थी पैलेडे नामक वैज्ञानिक ने 1955 ईस्वी में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, जंतु कोशिका में अनुपस्थित होता है। जंतु कोशिका में अनुपस्थित होता है क्या? कोशिका झिल्ली, हरित लवक, राइबोसोम या लाइसोसोम? जंतु कोशिका में उपस्थित होता है हरित लवक। हरित लवक जंतु कोशिका में नहीं होता, ये सिर्फ पादप कोशिका में पाया जाता है और इसका काम क्या है? प्रोटीन संश्लेषण में सहायता प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं, कोशिकीय क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र किसे कहा जाता है? कोशिका द्रव्य को, केंद्रक को, गोल्जी इकाई को या लाइसोसोम को? कोशिकीय क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र किसे कहा जाता है? बताइए दोस्तों। तो ये कोशिका केंद्रक को कहा जाता है। कोशिकीय क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र किसे कहा जाता है? केंद्रक को। और कोशिका के आनुवांशिक पदार्थ का भंडार है। कोशिका के आनुवांशिक पदार्थ का, कोशिका के आनुवांशिक पदार्थ का भंडार है। क्वेश्चन आ सकता है कोशिका के आनुवांशिक पदार्थ का भंडार गृह क्या है दोस्तों? तो वो है केंद्रक। केंद्रक की खोज किसने करी थी? रॉबर्ट ब्राउन ने। केंद्रक की खोज किसने करी थी दोस्तों? तो केंद्रक की खोज करी थी रॉबर्ट ब्राउन ने। और केंद्रक के अध्ययन को क्या कहा जाता है दोस्तों? केंद्रक के अध्ययन को कहा जाता है कैरियोलॉजी। केंद्रक के अध्ययन को कैरियोलॉजी कहा जाता है और रॉबर्ट ब्राउन ने इसकी खोज करी थी। केंद्रक को कोशिकीय क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र भी कहा जाता है और कोशिका के आनुवांशिक पदार्थ का भंडार गृह भी केंद्र को कहा जाता है। ये प्रजनन में मुख्य भूमिका अदा करता है अपनी। दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सजीव और निर्जीव के मध्य की कड़ी क्या है? सजीव और निर्जीव के मध्य की कड़ी क्या है? पहला ऑप्शन आपके पास है कवक, दूसरा है जीवाणु,
तीसरा प्रोटोजोआ और चौथा ऑप्शन आपके पास है विषाणु। तो बताइए दोस्तों, सजीव और निर्जीव के मध्य की कड़ी कवक, जीवाणु, प्रोटोजोआ या विषाणु? तो सजीव और निर्जीव के मध्य की कड़ी दोस्तों विषाणु यानी कि वायरस। वायरस के बारे में तो आजकल सब पढ़ रहे होंगे और सब डर भी रहे होंगे। तो सजीव और निर्जीव के मध्य की कड़ी है वायरस यानी कि विषाणु। और विषाणु बनता किससे दोस्तों? डीएनए प्लस आरएनए यानी कि न्यूक्लिक अम्लों से, और इसके बाहर प्रोटीन का आवरण होता है। डीएनए और आरएनए से विषाणु बनता है, उसके बाहर प्रोटीन का आवरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओमनियस सेलुला ई सेलुला मत किसने दिया? ओमनियस सेलुला ई सेलुला मत किसने दिया दोस्तों? ऑप्शन आपके पास है ब्राउन, दूसरा ल्यूवेनहोफ, तीसरा रुडोल्फ विर्चोव और चौथा ऑप्शन आपके पास है दोस्तों स्लाइडन। ओमनियस सेलुला ई सेलुला मत किसने दिया दोस्तों? तो ये इसका राइट आंसर होगा रुडोल्फ विर्चो ने। रुडोल्फ विर्चो ने ओमनियस सेलुला ई सेलुला मत दिया। ये मत क्या है? रुडोल्फ विर्चो ने बताया कि जो नई कोशिकाएं हैं वो पुरानी कोशिकाओं से ही बनती हैं। ये मत था इस ओमनियस सेलुला ई सेलुला, नई कोशिकाओं का निर्माण पुरानी कोशिकाओं से ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके पास है, इसको आपको मिलान करना है। कोशिका भित्ति दी है एक तरफ और एक तरफ दिया है इनका निर्माण किससे होता है। तो देखना है आपके पास पादप कोशिका भित्ति, जीवाणु कोशिका भित्ति, कवक और शैवाल कोशिका भित्ति। वो आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं कि किसका निर्माण, कौन सी कोशिका भित्ति का निर्माण किससे होता है। तो दोस्तों देखते हैं, सबसे पहले सेलुलोज का हमने पढ़ा था कि पादप कोशिका भित्ति में सेलुलोज पाया जाता है, इनकी सेलुलोज से पादप कोशिका भित्ति का निर्माण हो रहा है। अब दोस्तों देखते हैं आगे, तो जीवाणु कोशिका भित्ति का निर्माण किससे हो रहा है? तो जीवाणु कोशिका भित्ति का निर्माण हो रहा है, आप देखिए इनमें से पेप्टाइड डोग्लाकन, पेप्टाइड डोग्लाकन से जीवाणु कोशिका भित्ति का निर्माण हो रहा है। कवक कोशिका भित्ति की बात करें तो ग्लूकोसेमिन से कवक कोशिका भित्ति का निर्माण हो रहा है, ग्लूकोसेमिन से। और शैवाल कोशिका भित्ति का निर्माण दोस्तों किससे हो रहा है? शैवाल कोशिका भित्ति का निर्माण हो रहा है ग्लाइकोप्रोटीन व पॉलीसेकेराइड से। शैवाल कोशिका भित्ति का निर्माण हो रहा है दोस्तों ग्लाइकोप्रोटीन व पॉलीसेकेराइड से। ये सभी क्वेश्चन दोस्तों पीछे के एग्जाम्स में आ चुके हैं और यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। आगे देखिए दोस्तों, सबसे बड़ी पादप कोशिका का नाम। सबसे बड़ी पादप कोशिका का नाम, इसके ऑप्शंस आपके पास नहीं है, आप ऐसे ही बताएं कि सबसे बड़ी पादप कोशिका का नाम क्या है। तो सबसे बड़ी पादप कोशिका का नाम दोस्तों आपके पास है कोलेरकोटेक्सिफोलिया। कोलेरकोटेक्सिफोलिया सबसे बड़ी पादप कोशिका का नाम है कोलेरको